अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना कल का टॉपिक जो है वो रिज्यूम करेंगे। हमने एपिडर्मिस कल फिनिश किया था। आज हम डर्मिस के बारे में बात करेंगे। सो हमने कल देखा था कि जो एपिडर्मिस है उसकी 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हैं उसकी। सो ये आप देखिए कौन कौन सी लेयर्स थी हमारी। सबसे नीचे देखें तो स्ट्रेटम बेसेल, फिर स्पाइनोजम, फिर ग्रैनुलोजम, फिर ल्यूसिडम और देन द सुपरमोस्ट लेयर कॉर्नियम। सो इन सबको नाम किसी खास स्पेसिफिक वजह से दिए गए, वो हमने कल डिटेल में देखा, इनके स्ट्रक्चर्स देखे। अब हम स्किन की दूसरी लेयर के बारे में बात करेंगे जिसको हम नाम देते हैं डर्मिस का। जो डर्मिस है वो आप ये देखें अगर इस तस्वीर में, ये बड़ी डिटेल्ड डायग्राम है जिसमें काफ़ी कुछ एडिशनल आपको इसमें बताया गया है। सो दिस इज द डर्मिस जो थोड़ा पिंकिश दिखाई हुई है। ठीक है, ये पिंकिश इसलिए दिखाई हुई है इसमें क्योंकि ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका कलर थोड़ा सा, ये थोड़ी सी रिच होती है इन चीज़ों में। सो डर्मिस इफ वी स्टार्ट तो ये उसके नीचे होती है और एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये हमने आपको बताया था, कल भी बताया था, कल भी बात हुई थी। इसकी थिकनेस जो है ना 0.2 मिलीमीटर है। कितनी है? 0.2 मिलीमीटर। कहाँ पर होती है? आईलिड्स में। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर इसकी थिकनेस डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इट परफॉर्म्स। और अपनी पाम्स एंड सोल्स में जो डर्मिस है इसकी थिकनेस कितनी होती है? 4 मिलीमीटर। ठीक है, इन एरियाज में ज़्यादा थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये प्रोन, एक तो वेयर एंड टेयर को और एनवायरनमेंट को ज़्यादा वो एक्सपोज्ड होते हैं, तो इनमें ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी इसके अंदर है, थिक होती है। और ज़्यादातर इसमें कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, मेन कोलेजन फाइबर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर साथ साथ कुछ रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, बट जो मेन इसका एरिया कवर्ड होता है वो कोलेजन फाइबर्स की होता है। और चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें सेल्स उस तरह से क्लोजली पैक्ड नहीं है। इसमें स्पेस होगी, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, इसमें सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू की। जो सेल्स जो मैंने आपको बताए थे, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं जी? ये 3 हो गए, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। ये डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। जब आपकी इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं? इलास्टिसिटी देते हैं, स्ट्रेच करने की एबिलिटी देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके इलास्टिक फाइबर्स को रप्चर हो जाते हैं, कोई नुकसान पहुंचता है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से स्किन ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं? कुछ निशान आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ओल्ड एजेस में ये ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर ओबेसिटी में ज़्यादा होते हैं, या प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्टमक यूट्राइस जो है इट एक्सपैंड्स ना, तो वो जो स्ट्रेच का जो ये कहने के ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है आपकी स्किन, और बाद में जब वो अपने नॉर्मल उसमें आते हैं तो उसमें निशान रह जाते हैं। सो दिस इज योर डर्मिस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप देखें। कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स का क्या काम है कि वाटर को अपने साथ बाइंड कर देते हैं और स्किन को जो है वो एक ये कह लें कि एक कहते हैं ना कि टॉट, एक सही फिक्स पोजीशन में रखते हैं। ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है? स्किन बिल्कुल आपकी टाइट रहती है और कोई उसमें कर्व्स नहीं होते, जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं आते उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब वक्त के साथ साथ जब ये कोलेजन फाइबर्स की और सारी स्ट्रेंथ खत्म होती जाती है तो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे रिंकल्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। डर्मिस इज द लेयर जहाँ पर बहुत ब्लड सप्लाई जो है वास्ट है, बहुत रेगुलरली जा रही है, चूंकि स्वेट ग्लैंड्स, स्पेशियस ग्लैंड्स, नर्व एंडिंग्स, ये सारी इसके अंदर मौजूद है। मैंने आपको कल भी दिखाया था, और आप अपनी बुक भी खोल के रख सकते हैं साथ में। ठीक है, पेज नंबर 360 टू 363। ठीक है, पेज खोल के रख सकते हैं बुक में। उसमें आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम बनी हुई है स्किन की, उसके अंदर डर्मिस में सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, उसमें हेयर फॉलिकल्स हैं जिसकी रूट्स एम्बेडेड है वहाँ पे। स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल कौन सा होता है? जो इरेक्टर पलाई मसल है वहाँ का, दैट इज योर स्मूथ मसल। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके अलावा स्केलेटल मसल्स हैं।
इसमें अब ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इसके डर्मिस की कहाँ अटैच होते हैं, ये आपके फेस के इर्द गिर्द ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके फेस के जो स्केलेटल मसल्स हैं जब वो डर्मल कोलेजन के साथ अटैच होते हैं, यानी कि डर्मिस के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं उसके साथ आपके स्केलेटल मसल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और इनकी मूवमेंट से, इन दोनों की कोलैबोरेशन और मूवमेंट से आपकी डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं आपके फेस के ऊपर। आप मुस्कुराते हैं, आप अपनी आईब्रोज वगैरह लिफ्ट करते हैं, आप मूव करते हैं, आप अपने माथे के जो आपको कहते हैं ना कि रिंकल्स पड़ गए हैं, ठीक है ना, गुस्से का इजहार करते हैं, थोड़ा नाराजगी का इजहार करते हैं, तो ये सारी मूवमेंट किस वजह से होती है कि आपके जो स्केलेटल मसल्स और कोलेजन है ना, ये एक दूसरे के साथ मिलकर ये मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो इरेक्टर पाइलाई मसल है, दिस इज अ स्मूथ मसल जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये आप किसी फ्राइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टच में ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये हेयर को स्ट्रेट कर देता है, और जब ये रिलैक्स करता है तो ये हेयर को जब ये बाकी कंट्रैक्शन रिलैक्स कर देता है तो ये हेयर्स को बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट फंक्शंस मेन डर्मिस के पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि आपके डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में इंक्लूडेड आ सकते हैं, यानी कि आपको अगर एपिडर्मिस का टॉपिक आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप उन 5 लेयर्स के साथ साथ ये वाला चीज़ें डालेंगे, और आपको डर्मिस आता है तो आप ये वाली चीज़ें ये भी आप तब भी उसमें ये चीज़ें डालेंगे, ठीक है जी। अब जो डर्मिस है और एपिडर्मिस है इनके दरमियान एक बाउंड्री होती है, ठीक है, जो थोड़ी सी वेवी होती है, ठीक है। ओके, एक डर्मिस की तरफ से वेव्स हो रही होती हैं और एक आपके एपिडर्मिस की तरफ से वेव्स जा रही होती हैं, ये देखिए आप, ठीक है। सो ये आपकी एपिडर्मिस की रिजेस आ रही हैं और ये एक्सटेंशंस आ रही हैं, ठीक है। ये जहाँ से एपिडर्मिस की रिजेस हैं दे आर द पेपिलरी डर्मिस, इसको हम कहते हैं पेपिलरी डर्मिस या डर्मल पेपिला। और जो एपिडर्मिस की तरफ से आती हैं, ठीक है, जो आपके डर्मिस की तरफ से आ रही हैं दे आर द एपिडर्मल रिजेस, ठीक है, एक्सटेंशंस। अब ये देखें कि ये आप ये देख रहे हैं कि इनमें कोई यहाँ पर फिर आपको फर्क नजर नहीं आता, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो ये रिजेस और एक्सटेंशंस इसीलिए होती हैं ताकि ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएं, फिट हो जाएं और हिल ना सके, डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक है, एक दूसरे में बिल्कुल फिक्स हो जाएं ताकि इनमें इतना सा भी गैप मौजूद ना हो। तो ये गैप हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये गैप ना होना क्यों जरूरी है? ठीक है, इससे क्या होता है कि सॉरी, कि जब एपिडर्मिस जो है, या आपको देखें आप पे थोड़ा कहीं चोट लगती है, गिरते हैं, या आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो अगर ये इस तरह से फिक्स नहीं होंगे तो डर्मिस और एपिडर्मिस जो है एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं होंगे, फ्लैट होंगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे, स्लाइड कर सकते हैं, और सारी चीजें जो है इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। वाटर इकट्ठा हो जाएगा, प्रॉपरली बाइंड नहीं होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, कुछ वाटर कोई ऐसी चीज हो जाएगी वहां पे जिससे कि ये अरेंज आपके लिए जो नुकसानदेह है, ठीक है। सो इस वजह से ये इस तरह की बाउंड्री होना इम्पोर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बाउंड्री हमारे पास क्यों होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब आपको पहले पता है, मैंने पहले भी बताया है कि एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं है, जो भी है वो एपिडर्मल लेयर में है, ठीक है, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू हाइपोडर्मिस में है। सो हाइपोडर्मिस और डर्मिस से जो भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ऊपर तक जाती है, अगर ये चीजें एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं होंगी तो उनकी अक्रॉस द मूवमेंट जो है ना वो डैमेज होगी, ठीक है। इस वजह से जो है ये इस तरह से इनका फिक्स होना एक दूसरे के साथ जरूरी है। इन केस कभी आपको ऐसी
जो डर्मिस और एपिडर्मिस के दरमियान ऐसा कोई मसला हो जाए कि दोनों जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तो आप जैसे जल जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो आप देखें कि आपकी स्किन में छाले नहीं आप कहते हैं पानी वाले वो जमा हो जाते हैं, ये सारा सीरस फ्लूइड अंदर से निकल आता है और वहाँ पर छाले बना देता है। सो ये आप के इस चीज़ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर ये ना हो तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा जी, जहाँ पर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाइक ये कह लें कि वेयर एंड टेयर है, बहुत प्रेशर है, जैसे आप पाम्स जो आपकी हथेली है, आप लिखते हैं, आप सारे काम अपने हाथों से करते हैं, चीज़ें उठाते हैं, ठीक है, तो इन जगहों को ज़्यादा थोड़ी मजबूती की ज़रूरत होती है और इसलिए एपिडर्मिस यहाँ पे थोड़ी सी थिकर है और उसमें हेयर भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब इन एरिया में हेयर नहीं होते हैं तो क्या होता है, अब जो आपकी डर्मिस है या डर्मल पेपिला है, ठीक है, इन जगहों पर जो उनकी रिजेस है ना वो बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस की तरह वहां फिक्स होती हैं आपकी स्किन के साथ, ठीक है। और ये जो आपकी लाइंस है ना, ये जो पैटर्न्स हैं आपकी रिजेस का, ये आपके फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं और ये यूनिक होते हैं, हर इंसान का अपना होता है, ठीक है। जब तक कि कोई आइडेंटिकल ट्विन नहीं होता, आपको पता है फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उससे बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर की जा सकती हैं, बहुत सारी जगहों में आपके मेडिको लीगल केसेस में ये हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में। सो ये आईडी कार्ड और ये भी नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतने होंगे जितना ये आपका थंब इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी चीज़ में, ठीक है। सो थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट होता है, हर किसी की डिफरेंट अरेंजमेंट है लाइंस की, तो ये हर इंडिविजुअल में फ़र्क होगा। अब कुछ लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुए जिनमें हमने कॉरुगेटेड इस्तेमाल किया, जो इनके एजेस थे, ठीक है। कॉरुगेटेड का मतलब है कि जी पैरेलल रिजेस हैं या ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है, ग्रूव्स बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? ताकि उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा सके। अगर एक चीज़ बिल्कुल फ्लैट है और एक चीज़ में थोड़ा सा कर्वी अपीयरेंस आ जाती है, तो दैट इज़ मोर, ये कह लें कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो जाती है। रिजेस क्या होती है? रेज्ड एरिया होता है। क्या होता है? रेज्ड, नैरो रेज्ड एरिया होता है किसी भी सरफेस पे, ठीक है। जैसे छोटी सी हिल सी होती है ना, तो आप उसको रिज की तरह समझ लें। और इसी तरह से अगर एक डिप्रेशन हो तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्रूव, जैसे गड्ढा टाइप होता है, ठीक है। अगर उभार है तो रिज, अगर डिप्रेस्ड है, नीचे गड्ढे टाइप है, तो ग्रूव। ब्लिस्टर्स, हमने ब्लिस्टर्स की बात की थी, हम छाले उसको आम जुबान में कहते हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल लाइन में उसकी बताना चाहें कि ये क्या होती हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड्स की पॉकेट्स होती हैं, यानी कि छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं बनी हुई, जैसे आपके कपड़ों में जगह जगह पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे आप चीज़ें रख लेते हैं। सो इसी तरह ये आपकी स्किन के अंदर पॉकेट्स बनते हैं जहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन या ट्रॉमा की सूरत में, ट्रॉमा किस किस तरह से होता है? बर्न हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, आपकी फ्रीजिंग ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। सो ये जो एप्लीकेबल टू मैंने बताया था एडर्मिस एंड एपिडर्मिस, ये दोनों में आपने लिखना है, ठीक है, ये आपने दोनों में लिखना है, किसी एक में नहीं डालना है। ऑलराइट, अब हम डर्मिस की अगर बात करें तो हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। जो डर्मिस के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या क्या मौजूद हैं? ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, ये हमने पहले भी उसमें देखा है, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स, मसल और सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है जी। सो इन चीज़ों को अभी हम बारी बारी देखते हैं और हम अब देखेंगे कि आपकी बुक इनके बारे में क्या कहती है। सो अपनी बुक देख लीजिए, रॉसन विल्सन, ठीक है, पेज नंबर 363 तक हमने देख लिया है, ठीक है। 363 पर हम ये ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स देखेंगे और इसके साथ साथ अब अपनी ये डायग्राम को भी हम रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है जी। ओके, सो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि वहाँ पर एक बहुत फाइन नेटवर्क है आर्टरीज का, आर्टीरियोल्स का, कैपिलरीज का, ठीक है।
जो कि वहाँ पर हर किस्म की ग्लैंड को, हर किस्म के स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देते हैं, वहाँ से वेस्ट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स भी वहाँ से थ्रू आउट द एक बना रहे होते हैं, ताकि जो चीज़ें आपके ब्लड में नहीं जा सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, वो ये लिम्फ वेसल्स अपने अंदर लेकर उसको ड्रेन कर देते हैं। ठीक है जी। सेंसरी नर्व एंडिंग्स कौन कौन सी हैं? पेन के लिए है और प्रेशर के लिए है, टच, टेम्परेचर, ये इनको कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स। सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होती हैं? वो होती हैं जो कि आपकी सेंसेशन से रिलेटेड है, इनका 5 सेंसेस से जिनका ताल्लुक है आपकी। ठीक है। टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पूरे के पूरे डर्मिस में। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एपिडर्मिस है ये इनएक्टिव लेयर है, ये डेड लेयर है, इसके अंदर कोई भी सेंसेशन मौजूद नहीं है, कोई नर्व एंडिंग्स मौजूद नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ये सारा कुछ डर्मिस से लेता है। ठीक है। सो इसी तरह से जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये सारे डर्मल लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, और आपकी एपिडर्मिस के अंदर बिल्कुल कुछ मौजूद नहीं होता है। सो सेंसरी नर्व एंडिंग्स या सेंसरी रिसेप्टर्स, इट्स नॉट नर्व एंडिंग, इट्स दीज आर द रिसेप्टर्स जो कि स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं, जो डिफरेंट तरह की सेंसेशंस को रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर उस पे अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैं आपको मेंशन देती हूँ, आप एक चीज़ पर हाथ रखते हैं तो वहां पर सेंसरी नर्व एंडिंग होगी जो कि उस चीज को फील करेगी और आपको ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगी, फिर वहां से वापस आएगा तो आपको उस चीज के टेक्सचर के बारे में, उस चीज की फील के बारे में पता चलेगा। ठीक है। इसी तरह जब आप कहीं जोर से आपका कोई हाथ दबाता है या कुछ होता है तो आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है। तो वो प्रेशर जो है, जाहिर आपकी सेंसरी नर्व एंडिंग्स वहां पर है, वो सारा मैसेज लेकर जाएंगी और फिर लेकर आएंगी, तो ये अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। ये जी डर्मिस में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है। अच्छा, इनकमिंग स्टिमुलाई, डिफरेंट जगहों से स्टिमुलस आ रहा है और ये डिफरेंट तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है। एट अ टाइम भी कर सकता है। ठीक है ना। टच तो करेगा, डीप प्रेशर को भी कर सकता है। ठीक है जी। ओके। अब आपके बॉडी में या आपके उसमें डिफरेंट तरह के कैप्सूल्स होते हैं, कॉर्पस्कल्स होते हैं। एक होते हैं माइसनर्स कॉर्पस्कल्स और होते हैं पसीनियन कॉर्पस्कल्स। ये दोनों प्रेशर रिलेटेड सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं आपकी। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स हैं आपके बॉडी के, लेकिन ये डिफरेंट तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। एक हल्का प्रेशर हो तो आपका माइसनर कॉर्पस्कल एक्टिवेट हो जाता है, और पसीनियन कॉर्पस्कल वो है जब आपको डीप कोई प्रेशर, बहुत ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या कोई आपको अप्लाई कर रहा है, और वहाँ पर फ्री नर्व एंडिंग्स कुछ होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं कि आप आपकी पेन सेंसेशंस को डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। नर्व इम्पल्सेस यहाँ पर देखें, the skin is an important sensory organ through which individuals receive information about the environment. ठीक है। सो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताई है कि ज़ाहिर है उसके ऊपर इतने रिसेप्टर्स हैं कि आप अपनी एनवायरनमेंट के की जो इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू वो अपनी स्किन के रिसेप्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। नर्व इम्पल्सेस जनरेटेड इन द सेंसरी रिसेप्टर्स इन द डर्मिस। डर्मिस के अंदर जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उसके अंदर, अच्छा डर्मल लेयर के अंदर क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स। क्या है? सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या कहते हैं? स्टिमुलस लेते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं। जब वो ट्रांसमिट करते हैं तो ये इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। ठीक है। इनको हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं सेंसरी नर्व्स के थ्रू। सेंसरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रैवल करती हैं। सो यहाँ इम्पल्सेस से फिर ये सेंसरी एरिया ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम आपके ब्रेन का जो एरिया है वो ज़्यादातर सेरेब्रम है, मोस्ट ऑफ द एरिया इज सेरेब्रम, और इसके सेंसरी एरिया में, मोटर नहीं, इसके सेंसरी एरिया में सेंसेशंस जाती हैं जब वहाँ पर ये परसीव की जाती हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डर्मिस, मेन चीजें। अब हम आते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि आपके डर्मिस के अंदर होते हैं। ये देखिए जी, ये पेसिनियन कॉर्पस्कल्स है, ये डीप प्रेशर आपका लेगा। ये हेयर शाफ्ट है। ठीक है। ये हेयर शाफ्ट है। दिस इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सरफेस दिखा रहे हैं इसकी, स्क्वेमस सेल्स हैं जो डी स्क्वेमेज हो रहे हैं। ठीक है। जो वहां से झड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है।
ओके, दिस इज योर सेंसरी नर्व्स जो कि आपके डर्मल में, ये आपकी एपिडर्मल लेयर है, ठीक है, ये एपिडर्मल लेयर आ गई आपकी, ठीक है, ये सबसे ऊपर है, ये कॉर्नियम है, फिर ये नीचे वाली लेयर्स हैं, और फिर ये आपकी बेजेल है, दिस इज योर बेजेल, ठीक है, स्ट्रेटम बेजेल, और फिर ये आपकी डर्मल लेयर्स हैं, ठीक है। ये देखें आप इसकी, ये डर्मल लेयर है, और इसके अंदर ये येलो येलो से जो है ये आपकी नर्व एंडिंग है, यहाँ पे जो भी स्टिमुलस रिसीव होगा वो डर्मल लेयर के अंदर रिसीव होगा, और ये फिर ये इम्पल्सेस लेकर जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और वहां से वापस जो है यहाँ पे इम्पल्सेस आती हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया आपकी कि ये कंडक्शन कैसे होती है और क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स जो कि इसके अंदर मौजूद हैं, हम इसको खत्म करेंगे आज। ओके, सो स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो आपकी स्किन में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके सोल्स और आपके पाम में होते हैं, एक्सेला में होते हैं, ग्रॉइन एरिया में होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मौजूद होती हैं। इनका काम क्या है कि ये आपकी स्वेट वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, एक क्लियर सिक्रीशंस होती है जिससे ये कह लें वाटर फ्लूइड रिलीज होता है, और पसीना आता है जब आपको, तो वो स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं। ओके, अब स्वेट ग्लैंड्स जो हैं सबकुटेनियस एरिया में होते हैं आपके, ठीक है जी। दो तरह के स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक है जी एक्राइन और एक है जी ये एपोक्राइन ग्लैंड्स, दोनों के फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट हैं। जो एक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये ज्यादातर आपकी स्किन में ओपन होते हैं, स्किन सरफेस के ऊपर ओपन हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटरी फ्लूइड होता है, इसके साथ कुछ सॉल्ट और इस तरह की चीजें भी निकलती हैं आपकी, सही है जी। कुछ आयंस निकलते हैं जैसे सोडियम वगैरह है, ये सारे इसके साथ निकलते हैं, और जब ये इस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है तो ये क्या है, इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये स्वेट रिलीज करके ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये बहुत गर्मी में जब पसीना आता है तो उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। सो ये एक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन है। एक्राइन ग्लैंड्स आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, अच्छा इसमें ग्लैंड्स की नहीं है, इसमें ये सिर्फ माइसीनियर कैप्सूल्स की डायग्राम है, ठीक है, ये ऊपर दी हुई है और इसमें है, बट वो इसमें यहीं पर मौजूद होते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, ये आपके एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पर आके खत्म हो जाते हैं, ये बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, ये एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये देखें ये पूरी टॉक्सिस की जा रही हैं, सही है, ये कॉइल्ड होते हैं, ये देखिए कॉइल्ड ग्लैंड्स है, ये भी आपका वही ग्लैंड है, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर जा रहे हैं, सही है। तो ये अपनी सिक्रीशंस यहाँ तक स्किन तक ऊपर डर्मस तक दे देते हैं, छोड़ देते हैं ऊपर। सो दीज आर योर एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। अब कुछ ग्लैंड्स होते हैं, दूसरे वाले ग्लैंड्स होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ये हेयर फॉलिकल्स में ओपन होते हैं, कहाँ ओपन होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में ओपन होते हैं। ये जो आपका हेयर फॉलिकल है, ये इसके अंदर ये एपोक्राइन ग्लैंड जो है ये आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, ये हेयर फॉलिकल के अंदर ओपन होते हैं और अपनी सिक्रीशंस आपकी थ्रू ये कह लें कि आपका हेयर फॉलिकल ये बाहर निकालते हैं। ये कहाँ कहाँ मौजूद ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सिला के अराउंड हो जाते हैं, और इसमें से क्या होता है, आपको पता है ज़्यादा पसीना आए या कुछ भी है तो आपको थोड़ा सा स्मेली सा महसूस होता है ना, अनप्लेजेंट ऑर्डर आ जाती है। तो क्या होता है कि जब आपकी ये सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है गर्मी में तो इनकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो वो अनप्लेजेंट ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा एक और जो स्पेशलाइज्ड किस्म की इसकी एग्जाम्पल है दैट इज द वैक्स। आपके कानों में जो मैल जो वैक्स इकट्ठी होती है आउटर ईयर में, ओके, ये किस तरह से होती है कि आपके वहां पर आपके ईयर में एक सेरोमनस ग्लैंड होता है, ठीक है, आउटर ईयर में क्या होता है, सेरोमनस ग्लैंड होता है, वो उसकी सिक्रीशंस को कहते हैं ईयर वैक्स, ठीक है जी। अब इसमें जो ये सिक्रीशंस हैं इसकी ये प्रोड्यूस होती हैं और ये बाहर की तरफ
निकलती आती हैं और ये आपको ईयर वैक्स की सूरत में कानों के अंदर नजर आती हैं। तो ये आप इसको निकालते हैं और अपने कानों को जब साफ करते हैं तो आप एक्चुअली में ये वाली सिक्रीशंस निकाल रहे होते हैं। ठीक है जी। स्वेट का मैंने आपको जैसे पहले बताया, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये सारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, वाटर सिक्रीशंस बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उससे कई दफ़ा क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन क्यों होती है? क्योंकि आपकी वाटर के साथ साथ आपके सॉल्ट्स, आपके मिनरल्स भी कई दफ़ा इस्तेमाल निकल जाते हैं इसके साथ साथ में। ठीक है, तो उसमें क्या आपने करना होता है कि आपको एक पानी, गर्मियों की तरह पानी पिया करें, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी इवेपोरेशन होती है, टेम्परेचर कम होता है और आपकी स्किन को कंटिन्यूसली फिर आप जब पानी पीते रहेंगे तो जो आपका आउटपुट जा रही है, इवेपोरेशन हो रही है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, उसको वो कम्बैट करता है पानी। ठीक है, हाई जहाँ पर टेम्परेचर होता है वहाँ पर शुरू में आपको प्रॉब्लम्स होती है कि इतना कुछ लोगों को एडजस्ट करने में, लेकिन बाद में आप उसको अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। लेकिन बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। हेयर कौन कौन से हैं जी आपकी बॉडी में? हेयर तो वही हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल से निकलते हैं। ठीक है, सो हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? आपकी एपिडर्मल सेल्स की डाउन ग्रोथ है। ये देखिए, सी, ये आप देख रहे हैं, ये एपिडर्मल सेल है, पर्पलिश सा, ये नीचे ग्रो कर लिया है। ठीक है, इसने यहाँ पर बना दिया, क्या है ये? बल्ब। हेयर फॉलिकल का निचला पार्ट जिसको हम कहते हैं बल्ब। ठीक है, यहाँ पर होती है डिविजन्स और यहाँ से ये फिर ऊपर जाते हैं हेयर। ठीक होगी बात? अब क्या होता है, सेल्स जो है वहां पे नए बनते हैं, बल्ब के अंदर होता है। ठीक है, हेयर पैपिला भी कहते हैं इसको। ये आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी हो सकते हैं और आपके डर्मल लेयर में भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल पीपीटी के शुरू में एक डायग्राम दिखाई थी, 2 डायग्राम्स दिखाई थी बल्कि, जिनमें एक में ये डर्मल एरिया में दिखा रहे थे और दूसरा निचले एरिया में दिखा रहे थे। ये दोनों जगह पर मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे सेल्स बनते हैं और ऊपर भेजे जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब चूंकि न्यूट्रिशन सिर्फ डर्मल लेयर में है या नीचे इसके बीच वाली लेयर में, जब ये इधर तक पहुंचते हैं ना, तो क्या होता है कि ये यहाँ तक जब आते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, सेल्स जो हैं वो, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती ना ज़्यादा, तो वो दे डाई और उनके अंदर कैराटिन सा जमा हो जाता है। सो ये जो स्किन के ऊपर से आपको हेयर नजर आते हैं बॉडी पे, जो वो पोर्शन हेयर का वो शाफ्ट होती है और जो नीचे अंदर मौजूद होती है वो रूट होती है और नीचे बिल्कुल उसका बल्ब होता है। ठीक है, आपने अपनी बुक में देख लें फिगर नंबर 14.5 जो मैंने आपको पहले भी दिखाई। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि स्किन में से किस तरह से बाहर निकला है। ठीक है जी, हेयर जो है जेनेटिकली डिटरमिन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इनकी थिकनेस होती है और मेलानिन अगर रिप्लेस हो जाए टाइनी एयर बबल्स की वजह से, तो उसमें हेयर का जो कलर है वो खराब हो जाता है और फिर वहां पे जो है वो वाइट हेयर हो जाते हैं ज़्यादातर। सो इरेक्टेड पाइलाई ये स्मूथ मसल है जो कि आपके हेयर फॉलिकल के साथ अटैच्ड होता है। सी द डायग्राम ओवर हियर, ये आपका इरेक्टेड पाइलाई मसल है जो कि आपकी इस हेयर फॉलिकल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये इधर से उधर खींचेगा तो हेयर भी खींचेगा, वो ब्रॉड होगा और ये हेयर बिल्कुल, ये ऐसे जाने के बजाय ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। और जब ये वापस अपनी जगह पर आएगा, इसको रिलैक्स करेगा, तो ये वापस इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है जी, मसल्स किस किस तरह से स्टिमुलेट हो सकते हैं? सिंपैथेटिक रिस्पांस हो गया, कोल्ड में, फियर में, फ्राइट में हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड में ये किस तरह से हेल्प आउट करते हैं कि जब ये हेयर आपके स्ट्रेट होते हैं ना, तो ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं और वहां पर एक इंसुलेटिंग सी लेयर बना देते हैं। ठीक है, कोल्ड एयर को अंदर नहीं जाने देते, वहां पर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से वार्म का एहसास होता है आपको। और
ये जो है जब आप शिवरिंग होती है ना, तो ये उसके साथ साथ अगर ये भी हो जाए तो ये आपकी बॉडी को बहुत वार्म देते हैं, और ये सारा कंट्रोल इज अंडर योर स्केलेटल मसल्स। सेबेशियस ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स क्या हैं जी? सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स और सेबेशियस ग्लैंड्स तकरीबन एक ही तरह के सेल से निकलते हैं, और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं ऑयली एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं हेयर फॉलिकल्स के अंदर, और पाम्स और सोल के अलावा ये ऑलमोस्ट हर जगह में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये ऑयली सिक्रीशन होती है इनकी, जिसको हम कहते हैं सीबम। इसको हम क्या कहते हैं? सीबम। इसका काम क्या है कि इसने आपकी स्किन को सॉफ्ट रखना है, हेयर को सॉफ्ट रखना है, उसको एक शाइनी सी अपीयरेंस देनी है, और स्किन के ऊपर इसने एक वाटरप्रूफ लेयर बना देता है, और माइक्रोब्स को और जर्म्स को आपकी स्किन के अंदर नहीं आने देता, क्योंकि जब वो एक लेयर बन जाती है तो आपकी स्किन जो है मॉइस्ट भी रहती है, और उसकी रप्चर नहीं होती, स्किन क्रैकिंग नहीं होती। ठीक है जी, ज़्यादातर ये प्यूबर्टी में एक्टिवेट होते हैं, और ओल्ड एजेस में और उसमें ज़रा कम इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सही है जी। अच्छा जी, आगे हम आते हैं नेल्स पे। ये देखिए, ये नेल्स हैं। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली योर बुक। ठीक है, ये वहां से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, दिस इज योर नेल, जो कि आपके फिंगर्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, फिंगर्स के ऊपर होते हैं, टोज के ऊपर होते हैं, बिल्कुल उनकी टिप्स पे। इनका काम क्या है जी? प्रोटेक्ट करना। आपका जो फिंगर टिप्स को, टो नेल्स जो है उनको ये प्रोटेक्ट करती है। सही है। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये इसकी डिफरेंट चीजें होती हैं। दिस इज द क्यूटिकल, दिस इज द प्लेट, नेल प्लेट, जो आपकी लंबी एक मेन चीज होती है, और एक ये इसका फ्री एज होता है। ठीक है, जो वाइटिश होता है जरा, और ये होता है ल्यूना। ओके, सो अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो रूट जो है ना नेल की, वो कहाँ होती है? स्किन के अंदर होती है। ये देखिए, ये नेल रूट है, ये कहाँ होती है? स्किन के अंदर होती है। क्यूटिकल इज दिस पार्ट, ये जो आपके बिल्कुल जहां पर आपका नेल आपकी स्किन के अंदर जा रहा होता है ना, जहां पे, दैट इज पोर्शन इज द क्यूटिकल। ठीक है, ये आपका नेल प्लेट है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी जो है इसकी रूट है। ठीक है, ये नेल है, ये नेल बेड है, नीचे जो एपिथेलियम की लेयर है आपकी पूरी है। ठीक है, और ये इसका फ्री एज है, जो कि आपकी उंगली से बाहर आ रहा होता है। ये आप दिखाइए कि ये आपकी बोन है, और ये सारे मसल्स हैं इसके अंदर आए हुए। सो आपकी जो नेल्स हैं, रूट ऑफ द नेल कहाँ एम्बेडेड होती है? स्किन में, और क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ठीक है, और ये हेमीस्फेरिकल पेल एरिया बनाते हैं, जिसको हम ल्यूना बोलते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ डायग्राम में। नेल प्लेट एक्सपोज्ड पार्ट है, जो कि बहुत लंबा ग्रो करता है नेल बेड से, नेल बेड से आगे जाता है, जो कि जर्मिनेटिव जोन है। नेल बेड से इसके सेल्स ग्रो कर रहे हैं। नेल बेड इज द एरिया जहाँ से सेल्स जो है वो डिवाइड करके आगे जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए, ये आप जहां पर नेल बिल्कुल अटैच हो रहा होता है ना, ये देखिए, ये दिस इज द पेल एरिया, जहां पे वो अंदर इम्बेड होता है। तो इसको हम कहते हैं ल्यूना, ल्यूनुला। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात इसमें लिखी हुई है कि जी फिंगर नेल्स जो हैं वो आपके टो नेल्स से ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, एंड इट्स फास्टर व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई। अब इसका भी रीज़न दिए हुए हैं डिफरेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो आपकी उंगलियों के नाखून जो हैं वो ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, और आपके पैरों के नाखून जो है वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। इसकी जो वजह है वो ये है कि जो अभी तक कुछ थेरीज डिफरेंट उन्होंने बताई हैं। ठीक है, मैंने एक दो यहाँ पे निकाल के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। वायरसेस बैक्टीरिया में, ठीक है, ये देखिए, सेल्स न्यूट्रिएंट्स को चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्रो करने के लिए सर्कुलेशन चाहिए। ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके फिंगर और टो नेल्स की ग्रोथ उन्होंने दिखाई है कि ज़्यादा जल्दी क्यों होती है और कम क्यों हो रही है। फिंगर नेल्स में आप ये देखें कि आप
चूंकि आप एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, ठीक है, फिंगर नेल्स में आप एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ये थेरीज हैं कि जो फिंगर नेल्स जो है वो आपके इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो उंगलियां हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और आपके वेयर एंड टेयर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। वेयर एज आपके जो पैरों के नेल हैं वो आपकी शूज़ के अंदर होते हैं, ज़्यादातर जैसे निकलते हैं आप कहीं भी तो आपके फिंगर नेल ही ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। आपके वो शूज़ आपने हमेशा ज़्यादातर पहने होते हैं, तो आपके टो नेल्स रिलेटिवली थोड़ा सा सेफर होते हैं। पॉसिबिलिटीज में जो है वो दूसरा ये है कि इसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा इसको आते हैं, इसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा जल्दी जाती है एज कम्पेयर टू योर शूज़, ठीक है। इसकी क्या वजह है, क्योंकि आपका जो हार्ट है जहाँ से ब्लड जाना है दैट इज मोर क्लोज टू योर अपर लिम्ब एज कम्पेयर टू योर लोअर लिम्ब, ठीक है। सो वहाँ पर जल्दी ज़्यादा ज़्यादा ब्लड अमाउंट में बेहतर तरीके से जाता है, और जितना अवे फ्रॉम द आपका ये कह लें हार्ट होगा वहाँ पर ब्लड सप्लाई उतनी थोड़ी सी ये कहने की कम जाती है लेकिन थोड़ी कंपैरेटिवली कम जाती है। और चूंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है, इसलिए इसकी कुछ थेरीज हैं, रीजंस हैं जिसमें ये दिखाया हुआ कि कम ग्रो करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, फिर बात करेंगे और फिर हम फंक्शंस ऑफ द स्किन डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि वूंड हीलिंग का टॉपिक भी हम कवर कर सकें, ठीक है। बस 1 या 2 लेक्चर्स और हैं आपके हार्डली, और फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, खुदा हाफिज़।